अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शबाना मनियार और प्रोग्राम है आपका अपना टी टाइम। और आज हमने टी टाइम में दावत दी है एक बहुत ही क्यूट सी चबी सी बहुत पैशनेट हैं अपनी फील्ड को लेकर और फील्ड है उनकी म्यूज़िक। लेकिन 2007 की जब मैं बात करूं और इनके हम ज़रा फ्लैशबैक में जाते हैं तो इनका अपना कहना है उस वक्त वो आई थिंक हार्डली क्लास 7 या 8 में थी। लेकिन थैंक्स टू हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनके स्कूल को, कि जिन्होंने इन्हें पुश किया कि आगे जाकर बेटा अगर आपने नाम बनाना है ना तो इसी फील्ड में बनाना है। यंग है, बहुत सुपर टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है और एक हमारा बहुत ही बड़ा आई थिंक म्यूज़िकल बैंड है साउंड्स ऑफ कोलाची। मेरी ये मेहमान उसका एक वाइटल रोल प्ले करी हैं, एक अटूट अंग है और वहीं से उनकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई थी। आगे इनकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है, इनका अपना टारगेट क्या है, इनका अपना गोल क्या है, भाई ये तो हम इनसे ही जानेंगे, क्योंकि हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नॉन अदर देन यंगेस्ट भी कह सकते हैं इनको अपनी फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में। बट इनके जो ख्वाब हैं, इनके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम सो ग्लैड। बहुत अरसे से हम प्लान करते फाइनली आज हम मिल रहे हैं। भैया आप इतनी सुपर स्टार है कि आप हमें अपने मुल्क में तो मिल नहीं रही है, अब्रॉड ही आप पहुंची हुए होते हो। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। बस ऐसे ही चल रहा होता है, बस म्यूजिक मेहनत कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी आपको पता है कितनी हार्ड वर्किंग मजदूर एक्चुअली। अभी मुझे निम्रा ने कहा कि दे वर वर्किंग ऑन वन ऑफ द प्रोजेक्ट और आई थिंक 12 घंटे से ऊपर आपकी 32 आवर्स कंटिन्यूसली उस पर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। थैंक्स टू यू कि आपने उसमें से टाइम निकाल कर नहीं, थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने बुलाया मुझे। बहुत टाइम से मेरी आपकी बात चल रही थी इसके लिए और मैं टाइम नहीं दे पाई थी। मुझे अफसोस हो रहा था इस बात पे कि क्योंकि समटाइम हमें ऐसा लगता है कि हम कोई इतने बड़े स्टार नहीं है कि हम अगले बंदे को इतना भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अफसोस होता है कि बार बार आपको मना करना पड़ रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, आज कुछ भी हो, मैं चाहे 2 घंटे सोई भी हूँ, मैं जाऊंगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ तुम्हारी है ना बहुत अट्रैक्ट हुई है, यू आर ऑनेस्ट बाय हार्ट। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आज जो निम्रा रफ़ीक जहाँ पहुँची हैं, आप गए अपने स्कूल, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को थैंक्स कहा कि उस वक्त उन्होंने आपको एक पुश किया था? अच्छा, इस वाली बात पे मैं सिर्फ एक टीचर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि माय प्रिंसिपल नेवर सपोर्टेड मी। ओके। मेरे जो टीचर थे, 2 टीचर हैं, एक उर्दू की टीचर है मिस बद्रनिसा और एक हमारे इंग्लिश के टीचर थे सर अब्दुल-रहमान। दोनों टीचर्स वो ऐसे होते थे कि लिटरली मेरे जो बाकी टीचर्स हैं वो पसंद करना बंद हो गए थे, क्योंकि वो कोई भी पीरियड होता था वो आते थे, मुझे उठाते थे चलो प्रैक्टिस करने, और मैं बोलती थी कि भाई मुझे नहीं करना, मतलब मुझे नहीं पसंद है, शौक ही नहीं होता था। मैं साइड पे बैठी होती और मैं स्कूल की बेस्ट सिंगर भी थी, लेकिन मैं वो शौक ही नहीं था। आज मैं जब बेस्ट सिंगर थी, हाँ, लेकिन शौक नहीं था। मैं पार्टिसिपेट करती थी नात कॉम्पिटिशन्स में, नगमा कॉम्पिटिशन्स में मैं फर्स्ट आती थी। एवरी टाइम मैं फर्स्ट आती थी, लेकिन मुझे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होती थी। अच्छा ठीक है, हाँ, आई एम यूज्ड टू इट, वो होता था। तो उस टाइम पे जो है सर अब्दुल-रहमान ने मुझे बेसिकली बहुत बैकअप किया। अब्बू से बात की, माय फादर यूज्ड टू बी इन सऊदी अरेबिया। मेरी बेसिकली हम सारी बहनें एक ही स्कूल से पढ़े हैं, तो मुझसे बड़ी बहन मुझसे 6 साल पहले पास आउट हो चुकी थी। उनको उन्होंने फ़ोन किया कि मतलब उमैमा व्हाट इज़ दिस, निम्रा को बोलो कि करे। तो फिर बाजी वगैरह हम लोग सब फिर मिल के गए थे इस रियलिटी शो के ऑडिशन के लिए, और वहाँ पे भी मतलब उस शो में भी रह के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई थिंक कौन सा ईयर था ये? 2007? 7, यस, 2007। तो उस वक्त जो है जब मैं एलिमिनेट हुई थी ना वहाँ से, फिर मुझे थोड़ा सा धचका लगा था कि मैं तो स्कूल की बेस्ट सिंगर थी, तो मुझे कैसे इन्होंने एलिमिनेट कर दिया। बच्चे होते हैं तो आपका दिमाग में वो एक होता है ना, मैंने ये देखा है कि जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा ना, और कभी होता है भी कंपटीशन होता है क्लास में होता है, अगर वो सेकंड आ गया ना तो वो उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता। ये जो आपको एलिमिनेट किया गया और आपने आपके अंदर एक जिद आ गई, एक जिद थी ना कि मतलब इट वाज उस टाइम पे, अगर मैं एक बात बताऊं, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल, कि बच्ची थी तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं मतलब मेरे से तो बेहतर कोई नहीं है, ठीक है।
उस जिद में आके मैं यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन फिर जब मैं अक्लमंद होना शुरू हुई, समझदार होना शुरू, तो समझ में आया कि नहीं, सच ऑनेस्ट समझदार होना शुरू हुई, तब जो है इस चीज का रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ चीजें गलत भी थी मेरी, मतलब आई एम नॉट द बेस्ट, नो वन इज परफेक्ट, ठीक है। आपको मतलब ये म्यूजिक तो मतलब आप कुछ भी कर लें, कितने भी आप सुपरस्टार हो जाए, कितने भी आप रियाजत कर लें, म्यूजिक की क्लासेस या रियाजत खत्म ही नहीं होती। फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, मतलब कहाँ गए, म्यूजिक प्रोड्यूसर कंपोजर्स के उनके पास ऑडिशंस दिए, बहुत ऑडिशंस दिए, स्टेज शोज किए, क्या किया, स्टार्ट कहाँ से लिया? स्टार्ट पहला शो बेसिकली ये जो रियलिटी शो हुआ था वो क्योंकि एक टीवी चैनल का था, तो वहाँ से ऑलरेडी वो जिस चैनल का था वहाँ पे ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने मुझे सुना, तो उन लोगों ने मुझे मॉर्निंग शोज में बुलाना शुरू किया। ये बात मैं बता रही हूँ 2008 और 2009 की ही बता रही हूँ। बट वो ये होता था कि वो बुला के मुझे सेट पे बिठा के तालियां बजवाते थे, तो वो स्टार्टिंग में तो हम करते थे, फ्री में जाती थी, मैं जाती रहती थी, अब्बू को बोलती थी किराए के पैसे भेज दे, तो वो मुझे पैसे भेज रहे हैं, मतलब वो ये ना कि वो टेंशन नहीं है कि पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, बट जब 2-3 साल इसी में गुजर गया ना, कि मतलब मैं ऑडियंस में बैठी होती थी और मैं बोलती थी कि यार एक चांस तो मिल जाए गाना गाने का, सिंगर्स आके बैठ रहे हैं, गा रहे हैं, और वो बेतुका गा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, मतलब आई एम सॉरी, आई एम ऑनेस्ट, बेतुका गा रहे हैं। मैं नाम नहीं पूछ सकती, नहीं कि फिर वो कॉपीराइट आ जाएंगे, मैं बता भी नहीं सकती फिर आपका काम खराब हो जाएगा, हो जाएगी, काम करती हूँ तो ये भी है। अच्छा, फिर वो बैठे बैठे कुछ होता होगा अंदर ना, कि मतलब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ऑडियंस से मैं मेन पे आना स्टार्ट हुई, बट स्टिल मैं ये कहूंगी कि दैट वाजंट माय प्रोफेशनल वर्क। पहला जो सबसे पहला मैंने काम किया था वो 16 years old, और ये आलमगीर ट्रिब्यूट हुआ था पीटीवी पे, तो उस जो है शो पे बेसिकली मैंने और मेरी 2 बहनों ने, हम तीनों मतलब 2 बहनें आर नॉट प्रोफेशनल बट दे आर उनके अंदर भी जर्म्स आए, सुरीले माशाल्लाह से। मेरी पूरी फैमिली एक्चुअली सुरीले, अम्मी अब्बू मिला के सब, या फिर आपकी फैमिली में तो सुर है, मतलब दावतें होती हैं वो बगैर म्यूजिक के जाती नहीं हमारी। तो उस शो में बेसिकली हम लोगों ने एक आलमगीर को एक हमने ट्रिब्यूट दिया था, तो वहाँ से बेसिकली मैं कहूँगी कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूँ कि पॉइंट वो आ गया है कि आलमगीर जाहिर सी बात है हमारे लिविंग लेजेंड्स में आते हैं, तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम के थ्रू भी हम चलें, बात निकली है तो एक ट्रिब्यूट के तौर पर आपने उस वक्त आलमगीर का कौन सा सॉन्ग गाया था? मैंने गाया था कभी तो इधर से गुजर के भी देखो, लेकिन मुझे याद नहीं है, मैं कुछ और जरूर गा सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा। हाँ जी, कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में, सांसों में। This is for you, आलमगीर साहब, if you are watching. Yes, please if you are watching, क्योंकि हम तो उस टाइम छोटे थे तो उनको तो याद भी नहीं होगा obviously. तो that was the basically point के हमने प्रोफेशनली कहीं पे किसी चैनल पे as a singer मैंने सोलो आर्टिस्ट परफॉर्म किया था. तो और फिर उसके बाद उसके बाद आपके लिए एक गेटवे आपको मिल गया. बिल्कुल गेटवे मिल गया था. लोग क्योंकि उस शो पे बेसिकली बहुत सारे सिंगर्स थे. इट वाज आलमगीर ट्रिब्यूट ऑफ कोर्स, तो उसमें बहुत सारे सिंगर्स थे जिन्होंने हमें सुना था. काफी सारे लोग थे. तो वहां से जरा मेरी एक्चुअली पीआर बनना स्टार्ट हुई. और फिर अच्छा, उसी पीआर के थ्रू आपका जो नेक्स्ट स्टेप आया वो था साउंड्स ऑफ कोलाची. नहीं, साउंड्स ऑफ कोलाची वाज साउंड्स ऑफ कोलाची एक्चुअली एक्सीडेंटली हैपेंड. हाउ? वो इस तरीके से कि मैं अपने शोज नॉर्मल स्टार्ट हो चुकी थी. कॉन्सर्ट्स वगैरह मेरे चल रहे थे. पोर्ट ग्रैंड पे मैं शोज करती थी. आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू फेसबुक और एक वीडियो मेरे सामने आई थी. साउंड्स ऑफ कोलाची में 2 मेन सिंगर्स होते थे, नताशा बेग एंड कायद अहमद. तो उनकी वीडियो मैंने एक्चुअली देखी थी. अल्लाह ही देगा हमारा साउंड्स ऑफ कोलाची का एक कलाम है जो कि इट्स एवरग्रीन ब्यूटीफुल सॉन्ग. बहुत हमारा बेसिकली साउंड्स ऑफ कोलाची का सबसे हिट गाना वही है. सबसे हिट गाना यही है. लेकिन हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद. बिल्कुल. व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का. हम आपको ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद.
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी एनर्जेटिक आर्टिस्ट से जिसने होप नहीं छोड़ी, आगे बढ़ती गई एंड लकीली उनकी जो सपोर्ट थी उनके पेरेंट्स थे। अब्बा पैसे भेजते थे और नताशा फ्री ऑफ माइंड अपने लिए मेहनत करती गई, जाती गई, लोगों को मिलती गई, अप्रोच करती गई। अच्छा, साउंड्स ऑफ कराची की तो आप अपना वो स्टार्टअप बता रही कि किस तरह इन हुई थी, लेकिन उससे पहले एक बात मेरी अधूरी रह गई कि व्हाट यू डिड, आप ऑर्गेनाइजर हो गए, प्रोमोटर्स हो गए, इवेंट मैनेजर्स हो गए, उनके पास जाती थी कि प्लीज इस तरह का इवेंट हो रहा है, आई वुड लाइक टू ज्वाइन, इस तरह। और मैंने आसिम अजहर का भी जो स्टार्ट का जो उनकी जर्नी देखी उसमें तो मैं ये सुना था, वो तो कहते हैं पहले ही आप टिकट्स बेचे फिर हम आपको मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई स्टिल रिमेम्बर दैट टाइम के यंग स्टनर्स में देयर वाज दिस रैपर प्रिंस चैम्प, हम सारे लोग एक ही शोज में होते थे जिसका लिटरली 30-30 50-50 रुपए के टिकट्स होते थे और वो हमें बेचने होते थे। अगर वो हम नहीं बेचते थे तो हमें परफॉर्मेंस करने नहीं मिलता था। बहुत बड़े बड़े नामों के से याद ऐसी है, सेम ऐसी पोर्ट ग्रैंड पे भी बहुत सारे ऐसे शोज होते थे जिसमें लिटरली 1000 रुपए देते थे हमें पर बंदा, तो अगर 3 लोग हैं तो वो 1000 रुपए देते थे पर बंदा और वो कहते थे कि करो परफॉर्म, मतलब। तो इस तरीके से मैंने पहला अपना कॉन्सर्ट फाखिर महमूद को मैंने ओपन किया था पीएफ कीट में। तो दैट वाज फर्स्ट कॉन्सर्ट ऑफ माय लाइफ, 20,000 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, और वो बेसिकली एक चेंज ऑफ पॉइंट था। और हमारी पब्लिक ऐसी होती है कि अगर कोई न्यू सिंगर या न्यू खबर होगा उसको पहले नर्वस करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने इंट्रोडक्शन ही ऐसा कराया था कि शी इज वेरी न्यू, दिस इज हर फर्स्ट परफॉर्मेंस। आई वाज लाइक ओके, अब तो गई मैं। सही, बट उसका उलट हुआ, या अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ गुड बेस्ट कॉन्सर्ट। या आपकी जिंदगी का पहला कॉन्सर्ट है और वो इतना अच्छा जाए तो अच्छा, उसमें अगर 1000 रुपए भी मिल गए तो कोई वाकई, लेकिन उसमें मुझे सबसे ज्यादा पैसे मिले थे। अच्छे पैसे मिले। बैक टू अवर टॉपिक, साउंड्स ऑफ कराची एंड इतने बड़े नाम आपने बोले। नताशा तो मेरी बहुत ही फेवरेट है। नताशा इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, टाइप का बंदी है। नताशा बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। हम लोगों ने बेसिकली, मैंने जब साउंड्स ऑफ कराची ज्वाइन किया उसके 1 साल पहले साउंड्स ऑफ कराची फॉर्म हुआ था, यानी 2013 में साउंड्स ऑफ कराची फॉर्म हुआ था, मैंने 14 में ज्वाइन किया था। तो साउंड्स ऑफ कराची बेसिकली फॉर्म ही नताशा, कायद और एहसन बारी, जो मेन फाउंडर है साउंड्स ऑफ कराची के, एहसन बारी जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है हमारे। तो इन तीनों ने मिलकर ये आइडिया डिस्कस किया, इन्होंने बनाया। 2014 में मैंने ज्वाइन किया, तो हम 4 लोग कोर मेंबर्स हो गए थे। आपने उनको कांटेक्ट किया था या उन्होंने आपको? मैंने बेसिकली फेसबुक पे इनका ये अल्लाह ही देगा सुना, और मैंने इनको बेसिकली, मेरा ये है कि मैं कभी भी किसी का कवर अगर करती हूँ तो अगर मैं ओरिजिनल ओनर को जानती हूँ तो मैं उनसे परमिशन मांगती हूँ कि कल को मेरे ऊपर कोई कॉपीराइट ना आ जाए ना दैट। तो मुझे बड़ा उनका गाना पसंद आया तो मैंने उनको मैसेज किया, तो मैंने वो फिर कवर करके उनको भेज दिया। मुझे नहीं पता था कि साउंड्स ऑफ कराची क्या चीज़ है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने बस 2 लोगों का गाना सुना, उसको कवर किया और मैंने उनको भेज दिया। उन्होंने जब वो मेरी आवाज़ सुनी है तो उन्होंने मुझे अगले दिन फ़ोन किया है, उन्होंने कहा कि आप हमसे मिलने के लिए आए। जब मैं उनसे मिलने गई हूँ तो हम एक कॉन्सर्ट आ रहा था, म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ था 2014 में। एक फेस्टिवल हुआ था पोर्ट ग्रैंड में ही हुआ था, जो कि मिकाल हसन ने पूरा ऑर्गेनाइज करवाया था, एम कराची ने करवाया था। दैट वाज द बिगेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल इन कराची, जिसमें हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए थे। उस शो के लिए फिर उन्होंने मुझे बुलवाया और तब जाके मुझे पता चला कि इट्स नॉट अ बैंड, इट्स एन एंसेम्बल, जो कि 4-5 मेन कोर बंदे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थ्रू आउट ऑल द वर्ल्ड हम लोग लोगों से कोलैबोरेट करवाते हैं साथ में। तो हर शो के लिए हम डिफरेंट म्यूजिशियंस अपने साथ रखते हैं। मेन प्रोड्यूसर जो है ही इज एन ऑल राउंडर, जो एहसन बारी हैं, ही इज एन ऑल राउंडर। वो गिटार्स, कीज, सिंथ, ड्रम्स, एवरीथिंग, ही प्लेज एवरीथिंग। बट हम लोग वोकलिस्ट हैं, हम कॉम्पोजिशन में, हम लिरिक्स में उनको हेल्प करते हैं। मैं मोस्टली उनको हारमोनीज पूरा बनाने में उनको हेल्प कर रही होती हूँ, हारमोनिकल पार्ट्स बनाने में हेल्प करती हूँ। अभी तक हम लोग कोई मोर देन 300 म्यूजिशियंस के साथ हम कोलैबोरेट कर चुके हैं, हाफ द वर्ल्ड के। इटली से काफ़ी सारे म्यूजिशियंस हैं, टर्की से बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, यूके में, अमेरिका में,
तो हमारा एक्चुअली मोटो ये है हमारे बैंड का। नहीं, इट मींस कि यू आर एन लकी आर्टिस्ट कि 2014 में भी हार्डली आप टीन्स में हो, लेकिन उसमें आपको ऐसे ऐसे अल्लाह ताला ने इतनी ब्लेसिंग कर दी, ऐसे ऐसे लोगों से आपसे मिलवा दिया कि गो के आपने म्यूजिक स्टडी मतलब पढ़ा नहीं है, नहीं, बट उनके साथ रह के PhD कर ली। यू नो एक्सपीरियंस है। जैसे I've been a part of this platform for a long time now. It's been 5 years now. Okay. But मैंने कभी भी हारमोनीज करना सीखी नहीं थी, मैंने कभी भी गाना गाना सीखा नहीं था। बट एक चीज़ का क्रेडिट मैं एहसन बारी को हमेशा देती हूँ कि ही एक्चुअली टॉट मी दोज टेक्निक्स कि उन्होंने मुझे कभी बैठ के सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं। ही इज़ नॉट माई टीचर, ही इज़ माई मेंटोर। ही एक्चुअली गाइडेड मी के किस तरीके से तुम्हें अपनी आवाज़ को इस तरह इस्तेमाल करना है। बट राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर आप बैकिंग वोकलिस्ट भी हो, आप OST भी कर रहे हो, आप बहुत सारे काम मैं काफी सारे कर रहे हो और सब म्यूजिक से रिलेटेड है। तो सब म्यूजिक के अलावा भी कुछ जिंदगी में है? म्यूजिक के दोस्त अलावा होते हैं, फन होता है, मेरे ख्याल में पार्टीज होती हैं, मीटअप होते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छा, होती हैं। यू विल नॉट बिलीव दैट के आई एम द मोस्ट आउट गोइंग पर्सन इवन इन लॉकडाउन। मतलब लोग अपने घर में बंद होते थे, मैं रात में ड्राइव करने निकल जाती थी, बिकॉज़ दैट्स हाउ एक्सट्रोवर्ट आई एम। यू नो, मैं घर में नहीं रह सकती। रोका ना, फिर किसी ने तो रोका होगा लॉकडाउन में, तो एक सन्नाटा रोका तो मैं उनके सामने चीखना शुरू हो जाती थी। भागो यहाँ से। तो मतलब मैं मेरे 2 दोस्त थे जिंदगी में जो जिन्होंने मुझे बचपन से लेके अभी तक देखा हुआ है। ही बोथ गाइज आर लाइक वी आर 3 पीपल। और मेरे तो माँ बाप अब कहते हैं कि तुम लोग की शक्लें भी एक जैसी हो गई हैं। You know? हाउ यू फील? अब तो आप इन हो गए हो ना, अब आपको जो है ना गो के एज इतनी नहीं है, लेकिन बहुत बड़े हो गए हो अंदर से, ऐसी है मेंटली। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो हाउ यू डील विद द पीपल, हाउ यू डील विद द हिपोक्रेट्स पीपल? उनको मतलब हाँ सही सब ठीक है एंड यू नो कि ये सामने you know, कुछ there are a lot of people जिनके साथ मैं बैठी हुई होती हूँ and I know कि उन्होंने मेरे बारे में क्या बात की हुई होती है, मैंने सुनी भी होती है अपने गानों से। But I am always like nice, मतलब स्माइल कर रही हूँ। मेरा बेसिकली अगर आप पूछना भी चाहें किसी से फील्ड में, तो मैं कभी भी बुराई नहीं कर रही होती किसी की। मैं सबसे हंस के मिलती हूँ, मुझे पता होता है कि अगले बंदे ने क्या किया है, किस तरीके से मुझे ट्रीट किया है। अभी भी वो लोग जो मुझे पुराने टाइम पे इतना बदतमीजी से ट्रीट करते थे, मैं आज भी उनसे बहुत तमीज से मिलती हूँ। Many times you rejected projects just I because rejected project. मतलब सिर्फ इसलिए कि वो आप you got the signal कि ये exploitation है या ये इस तरह। a lot of times। और अच्छा, शुरू में तो मैं कर लेती थी ना, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। अब मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मैं साफ नो बोलती हूँ। पहले मुझे नो बोलना नहीं आता था। यू नो, जिन लोगों को नो बोलना नहीं आता ना, वो फंस जाते हैं। वो अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे अंदर से हाँ, वो अंदर से अच्छे होते हैं। वो लिहाज और तमीज में जो है ना, वो अपने साथ खराब कर देते हैं। यू नो, मेरा बस स्टार्टिंग से यही था कि मैं नो नहीं बोलती थी। मैं जो बोलता था अच्छा जी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोजेक्ट तुम्हें ऑफर की गई हो, उसके लिए तुम मेंटली प्रिपेयर भी हो, तुमने मेहनत भी की हो, सब कुछ की हो, इन द एंड आपको 1 दिन पहले कॉल आ जाती है कि सॉरी निम्रा, आप मतलब वो अपने बहुत सारे झूठे एक्सक्यूजेस दे देते हैं, बहुत होता लेकिन है। फिर बाद में आप खुद देखते हो कि ये तो मुझे ऑफर हुआ था, ये कहाँ से आया। हाँ, बहुत होता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे जिंगल्स हैं जो मैंने गाए थे, और जब वो रिलीज होते हैं तो किसी और की आवाज होती है, तो आई एम लाइक ओके, ये भी होता है। तो अब उस केस में तो खैर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैंने प्रॉपर्ली स्टूडियोज में डील बना दी है कि भाई अब मुझे पैसे से मतलब है, ठीक है। अब आप अगर मुझसे डेमो भी करवा रहे हैं ना, आप मेरे अकाउंट में पैसे भेजें, आप किसी की भी आवाज रिलीज करें, ठीक है, आई एम गुड विद दैट, आप कर ले। क्योंकि आप किसी मतलब पहले आप मुझे पैसे भी नहीं दे रहे, ठीक है, आप मुझे बुला रहे हैं, आप मेरे 4-4 5-5 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, 2-2 3-3 दफा बुला रहे हैं, अच्छा ये रीटेक है, वापस आ जाओ, मैं ऑल द वे वापस जा रही हूँ, फिर नहीं एक अगले दिन और आ जाओ, फिर आप उसके पैसे भी नहीं दे रहे हो, और आप जब रिलीज कर रहे हो तो आप यू नो किसी और की आवाज में कह रहे हो कि यार आपका तो डिसअप्रूव हो गया था। तो अब मैं ये करती हूँ कि भाई अब मैं डेमो भी गाऊंगी ना अगर, तो वो मैं पैसे लूंगी, और अगर अप्रूव हो गया तो मैं ऊपर से और पैसे लूंगी। तो अफसोस इस बात का नहीं है, जो मैंने कोशिश की आप अपना पे कर दीजिए, उसके बाद आपको मेरी पसंद आई। सिंपल सी चीज ये कि मेरा 2007 से लेके 14 के बीच में मेरे ऊपर भी ब्रेक डाउन आया था। एक टाइम पे आके मैंने भी गिव अप कर दिया था कि बस मैं नहीं करी, क्योंकि यही सारी चीजों की वजह से जो मॉर्निंग शोज में होता था। वो इसलिए कि वो शुरू में जब स्कूल की उसमें आप एलिमिनेट हुई, आप इतनी डिसहार्ट हुई, आपको जिद आ गई। अब जब ये चीजें होती हैं तो एक इंसान एक बार थकता है। 2020 में लॉकडाउन में हर अगला म्यूजिशियन, हर अगला बंदा घर पे बैठा हुआ था।
कैसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो गया, कैसे डिप्रेशन में नहीं जाएगा, आराम से आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा बिल्कुल। लेकिन उस वक्त भी मैं अपने गाने कंपोज करी थी बैठ के, हालांकि मैं घर में थी। हम 6 महीने घर में बैठे हुए थे, कुछ नहीं किया हमने 6 महीने, हम घर में थे लिटरली। आपकी इंस्पिरेशन कौन, किसको सुनती थी, कौन मतलब जिसको था कि उसको देख देख के उनके नंबर्स को गा गा के मतलब सुर पक्का होता गया? मैंने जब से मैंने गाना शुरू किया है तब से मैंने श्रेया घोषाल को सुना है, और उन्हीं की आवाज, बेसिकली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ श्रेया घोषाल। मतलब आप जितने भी लोग मुझे जानते हैं ना, वो कोई ऐसी पोस्ट नहीं होगी या कोई ऐसी यूट्यूब वीडियोस नहीं होगी जो मैंने नहीं देखी हुई हो और मुझे उसमें टैग करे, मैं बोलूँगी हाँ मैंने सुनी हुई है। मैं बचपन से उनको सुन रही होती हूँ, और खैर वो शी इज फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स, बट म्यूजिक में हमारे बीच में कोई मुल्क और कोई पॉलिटिक्स नहीं है भाई। मतलब म्यूजिक म्यूजिक है, म्यूजिक चाहे म्यूजिक इज यूनिवर्सल। देखो ना, हम कभी कभी जरूरी नहीं उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, हम दूसरी लैंग्वेजेस में भी अगर वो म्यूजिक हमें अट्रैक्ट करता है तो we enjoy, है ना। और आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी निम्रा से मिलकर इस प्रोग्राम में इनकी गपशप से काफी एंजॉय हो रहे होंगे। लेकिन क्या करें, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। निम्रा रफीक हमारे साथ मौजूद है। अच्छा निम्रा, साउंड्स ऑफ कराची एक तरफ, और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आई थिंक कोक स्टूडियो इज ऑन अदर साइड। और इस वक्त निम्रा रफीक जो है वो ऐसा लगता है कि या तो ये कोक बहुत पीती है क्योंकि कोक स्टूडियो की एक फैमिली मेंबर की तरह नजर आती है। और तू झूम, आबदा परवीन जी, नसीबो लाल जी, इन बिटवीन यू, तो ये तो अपनी जगह ही एक अवार्ड हो गया यार। बिल्कुल ऐसी है। मेरा बेसिकली जर्नी कोक स्टूडियो के साथ स्टार्ट हुआ था 2016 में। तो हमारा कॉन्सर्ट हुआ था एक एलियांस फ्रांसिस में, जो कि काफी बड़ा इवेंट था, वो बहुत बड़ा इवेंट था। और उसमें हम लोगों ने जितने म्यूजिशियंस को हम इनवाइट कर सकते थे किया था। वहाँ बेसिकली बिलाल भाई ने और फैसल भाई ने मुझे सुना था, तो उन्होंने बेसिकली साउंड्स ऑफ कराची में जितने भी सिंगर्स गा रहे थे उन सबको अप्रोच किया था फॉर ऑडिशंस। और इसी तरीके से मैं फिर गई थी। हमारे बैंड में जो ड्रमर बजाता था वो स्ट्रिंग्स का ड्रमर है, तो आसिम अजहर बैंड के लिए आहद, बिल्कुल एग्जैक्टली, आहद नयानी यूज्ड टू प्ले विद अस इन साउंड्स ऑफ कराची। तो उसने मुझे सुना हुआ था, उसने मुझे एक्चुअली सोलो गाते हुए भी सुना हुआ था, उसको मेरी आवाज अच्छी लगती थी। तो उसने फिर बिलाल भाई को फोर्स किया कि आप इसको एक दफा बुला के सुने तो सही। अचानक मुझे फोन आया है कि आप आ जाएं, आपका ऑडिशन लेना है। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंची हूँ ऑडिशन के लिए, और बस मैंने ऑडिशन दिया है। और आई थिंक उसी वक्त मुझे उन्होंने बेसिकली कंफर्म कर दिया था कि आप डन है। वो पहला सॉन्ग का प्रोजेक्ट कौन सा था और किसके साथ था उस वक्त 2016? दैट वाज कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो सीजन 9 था वो बेसिकली। और उसमें 6 प्रोड्यूसर्स थे, शानी अरशद, शुजा हैदर, शिराज उपल, जाफर जैदी। मैं सबके गानों में थी। बेसिकली 30 गाने थे, हम लोग 25 गानों में थे। 5 कवालियां थी तो कवालियों में जरूरत नहीं थी, तो हम पूरे 25 गानों में थे। तो मेरा ऑडिशन बेसिकली रॉकस्टार पे लिया गया था, क्योंकि वो रॉकस्टार अली जफर का जो गाना है इट्स वेरी क्रेजी सॉन्ग। तो उस पे वो उन्होंने बेसिकली मेरे स्किल्स चेक करना चाह रहे थे कि मैं किस तरीके से हार्मनी करूंगी। तो उनको उसी वक्त समझ में आ गया था। अब तक बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, आबदा जी और नसीबुलाल। सबसे पहले तो मुझे बताएं कैसी हैं वो आप, मतलब एज अ पर्सन। मैंने सुना है बहुत सब ये कहते हैं बहुत चाइल्ड, बहुत मासूम है वो, आबदा जी एंड नसीबुलाल दोनों स्टूडियो में आए थे। नसीबो लाल तो मैं ये कहूँगी कि नसीबो जी तो ऐसी बंदी है कि मुझे याद है कि हम लोगों को रिहर्सल पे तो हम उनसे नहीं मिल सके थे, बट क्योंकि सीजन 9 में भी नसीबो जी थी, तो वो बहुत मतलब
वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं इतनी इज्जत और इतना प्यार। वो कहती हैं कि मैं नहीं हूँ इसके काबिल, ये मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ, ये मुझे कैसे मिल रहा है मुझे नहीं पता। तो हम हैरान होते हैं उनके इस जेस्चर पे। अभी भी तू झूम के लिए भी वो मेकअप के लिए आई हैं, वो अपने रूम में बैठी हुई थी और मैंने नॉक करके मैं अंदर गई हूँ तो मुझे देख रही, मैंने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, हमारी मुलाकात बहुत अरसे पहले हुई थी, आपने वो सासू मांगे कुकड़ी गाया था। कहते हैं हाँ मुझे गाना तो याद है, मैं लड़कियों को देखती भी हूँ उसके अंदर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, इधर आके बैठ मेरे साथ। उन्होंने मुझे बिठा लिया अपने साथ और वो बातें कर रही हैं मुझसे, चीजें, मेरे बाल सही कर रही है ना। तो it was like I was like okay, मैं नसीबो लाल के साथ बैठी हूँ। आप चाहे जितने बड़े स्टार हो जाए, आप जिनके फैन हैं आप ये नहीं भूल सकते। और आई थिंक ये रियल जेम्स है। एग्जैक्टली। वरना आजकल तो होते कुछ भी नहीं है, एटीट्यूड भरमबाजी पता नहीं कहाँ जा रही होती। और आपदा जी से तो जब आप मिलने जाओ ना, आप एक नॉर्मल बंदे हैं, ठीक है, वो आपको नहीं जानती, वो आपके पैरों पे हाथ लगाती है। मैंने सुना है, वो आपके पैरों में हाथ लगाती है। और वहां पर मैं मतलब मेरे साथ जब वो करने की कोशिश कर रही थी, मैंने कहा नहीं, मतलब ये आप मेरे साथ नहीं करें, ये मैंने आपके साथ करना है। मतलब पैरों पे नॉर्मली लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि पैरों पे हाथ क्यों लगा दिया। नहीं, एक होता है कि बड़ा मतलब छोटे लगाते हैं, और एक बड़ा आपसे कितनी बड़ी है और आपके सीनियर और आपके पैरों को हाथ लगाना तो वो अलग, बिल्कुल वो मतलब आप बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं है ना। अच्छा, बहुत होगी म्यूजिक की बातें, मुझे ये बताओ कि अब अम्मा ये नहीं कहती हैं कि बेटा जरा किचन भी देखो, रोटी बनाना सीखो, कुकिंग सीख लो, घर बसाना है, क्या कहते हैं पहले जो अम्माएं कहती थी कि दूसरे घर जाना है, मियाँ को खुश रखना है, ससुराल वालों को खुश रखना है। तो भाई आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? मतलब What about your marriage life? कुछ सोचा है अभी सेटल डाउन होना, या अभी सिर्फ म्यूजिक ही करना है? अच्छा नहीं, अगर खाने की बात करते हैं तो मेरी अम्मी बहुत खुश है मुझसे। मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ, लेकिन जब मैं बनाऊंगी तो अम्मी को किचन में आना नहीं पड़ता। चलो, क्योंकि ये मेरी माँ के अल्फाज है कि निम्रा के हाथ में मेरा टेस्ट है। मतलब निम्रा अगर खाना बनाएगी तो पता नहीं चलेगा कि मेरी माँ ने बनाया या मैंने बनाया। तो अम्मी कहती कि अपने मियाँ को तो भूखा नहीं मारेगी, ठीक है। अच्छा, और अगर चलो कुछ भी नहीं तो कहते हैं ना कि म्यूजिक भी अपनी जगह एक एपिटाइट है, बहुत अच्छी एपिटाइट है, तो निम्रा उनको सुनाती रहेगी, गाना सुना दूंगी, खाना भी जल जाएगा, कोई बात नहीं। और अगर झगड़ा भी होगा तो बड़ी सुरीला झगड़ा होगा। ऐसे ही है। शादी का तो खैर मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। एक अरसा मुझे याद है कि रिश्ते आते थे, अब्बू तो सऊदीया होते थे तो अब्बू को पता ही नहीं होता था, अम्मी जरा इमोशनल कि हाँ मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है। और मैं क्योंकि स्टार्टिंग से जरा स्टार्टिंग से मेरा एक होता था अक्कड़ में रहना, हेड ऑफ द फैमिली वाला सीन ना, कि हालांकि मुझसे 2 बड़ी बहनें हैं, लेकिन मेरा ये होता था कि हाँ नहीं, मुझे पता है सब कुछ, तो मैं बड़ी ऊपर से सबसे लंबी, ब्रॉड, तो कोई भी आता था, अगर बड़ी बहनों के लिए रिश्ता आता था तो वो मुझे देखते थे, कहते थे अच्छा इनका पता है, वो ये होता था। तो नहीं ये होता है, पता क्या होता है, ये हमारे साथ भी होता है, जो बड़ा होता है ना वो छोटा लगता है, जो छोटा होता है ना वो बड़ा लगता है, तो सामने वाला इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल अच्छा चलो फिर ये बताओ कि अभी बहुत सारे, अब तो निम्रा रफीक, भाई निम्रा रफीक हैं, बहुत सारे होंगे लाइन में, तो निम्रा को कैसा दूल्हा चाहिए, या कैसा, अच्छा सिंगर ही चाहिए या कोई और फील्ड हो सकती है? कोई भी हो सकता है, मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता बिल्कुल भी कि सिंगर हो। चलो ये बताओ कैसा होना चाहिए? ऐसा हो जो कि मेरे काम में टांग नहीं अड़ाए। इससे सीधा जवाब नहीं दे सकती थी यार, लेकिन जो होता है ना मेल होता है, ईगो कहीं ना कहीं। अच्छा, हस्बैंड या तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो उसमें वो फिर कहीं ना कहीं ये टांग अड़ाना शुरू नहीं, बस मुझे मेरा सारा ये होता है कि मैं चाहे जितना भी काम कर रही हूँ, अगर मैं एक बंदे में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो पार्टनर हो, मैं काम के बीच में भी, अभी अगर आप मुझसे इंटरव्यू भी ले रहे होंगे और अगले बंदे का मैसेज आया तो मैं इधर से रिप्लाई कर दूंगी। मतलब अच्छा, ये होता है, तो मैं इतनी डेडिकेटिंग होती हूँ, तो मुझे उतना ही डेडिकेटिंग बंदा मेरे लिए चाहिए है। अब ये कर, आई थिंक अब दौर भी चेंज हो गया है, ऐसा माइंडसेट कि अगर उनको पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, तो वो आपके सपोर्ट बने, ना कि आपको मतलब। लेकिन वही बात होती है कि निम्रा वी नेवर नो, आप स्टार्टिंग में तो आप सपोर्ट कर ले, बाद में जाके ना करें तो, और बाद में वही बात हो जाती है कि बाज दफा उसका अपना डिसीजन नहीं होता, लेकिन जो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि क्यों इतनी आजाद, मतलब बहुत सारी चीजें, तो एक अलग डिबेट ऐसे है। लेकिन अब अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है म्यूजिक को लेकर? म्यूजिक को लेकर अभी एल्बम पे काम कर रही हूँ मैं ऑलरेडी। गाने मैं कंपोज और लिख चुकी हूँ बिल्कुल, बस उस पर म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है। एक एक करके अब मैं मेरा अभी प्लान तो है कि मैं ईद पे एक गाना रिलीज कर दूँ। 2 गाने मेरे ऑलरेडी रिलीज्ड हैं।
प्लेबैक सिंगिंग की, अब जैसे बहुत सारी फिल्म्स OSTs गाए मैंने, फिल्म के गाने गाए। एक फिल्म का गाने गाए, वो फिल्म आई डोंट थिंक कि वो रिलीज हो रही है। एक मैंने बहुत पहले गाया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बहुत छोटी थी मैं उस टाइम पे। अपना कौन सा फेवरेट है? OST हो गया, कोई भी नंबर हो गया। OSTs तो मैंने काफी सारे गाए हैं। मुझे एक मैंने गाया था जोया और सोलेहा, एक चैनल का ड्रामे का गाना था। वो बहुत मुझे अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी का बेसिकली पहला OST अहमद जानजेब के पास गाया था 2016 में। 2016 में बेसिकली मैंने OSTs गाना शुरू किए थे। अली की अम्मी एक ड्रामा आता था, उसका मैंने OST किया था। तो वो एक तो मैं अहमद जानजेब की फैन भी हूँ और मैं पहली बार उनके पास गई हूँ और वो मुझसे OST गवा रहे हैं, तो वो एक अलग मैजिक था। अब तक जाहिर है बहुत सारों, मतलब ऐसे लिविंग लेजेंड्स के साथ तुम काम कर रही हो जो ऑलरेडी बहुत पॉलिश है, सीनियर्स भी हैं तुम्हारे के। अभी तक कोई ऐसी पर्सनालिटी, कोई ऐसी शख्सियत रह गई है कि जिसके साथ अभी तक काम करने का मौका नहीं मिला बट यू वांट टू? मिकाल हसन बैंड के साथ मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। मैं हालांकि हम एक दूसरे को जानते हैं, हम मिलते हैं, दे आर रियली गुड विद मी, बट काम नहीं किया मैंने अभी तक। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा मिकाल हसन बैंड के साथ काम करूं, अगर मैं पाकिस्तानी बैंड्स की बात करती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक बेशुमार आर्टिस्ट के साथ काम कर चुकी हूँ, लेकिन ये एक मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो मिकाल हसन बैंड के साथ काम करना है। और जो म्यूजिक हो रहा है इस वक्त, बहुत सारा ऑटो ट्यून भी हो रहा है, जो अब हमें रिकॉर्डिंग पे सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? सही भी हो रहा है और गलत भी हो रहा है, क्योंकि शौक तो सबको है, लेकिन गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि 70% जो है वो ऑटो ट्यून है। 70% इस पाकिस्तान में ऑटो ट्यून पे लोग जिंदा है। मतलब अगर ऑटो ट्यून रीजन कि वो पे कर देते हैं ना, मतलब वो बेसिकली ये पूरे पैकेज में आता है ना, जो गाना प्रोड्यूस करा। ऑटो ट्यून तो होता ही होता है, मेरी आवाज में भी होता है। मतलब मैं चाहे अपना जितना भी 90% सुरीला गा लूं, वो हमें थोड़ा बहुत पॉलिश करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो 20% गाते हैं और उसमें 80% लेकिन अब वो ट्यूनर देखो लगता है। वो एक क्या कहते हैं, ईरा भी चेंज हो गया ना। जब हम 70s 80s में थे, पूरा ऑर्केस्ट्रा स्टूडियो में होता था, रिहर्सल्स होते थे, मैडम नूरजहां उनकी, या फिर इंडियन म्यूजिक की बात करें, अब वोकल सिंगर कहाँ से दे रहा है, वो हर चीज कंप्यूटराइज हो गई। वो वाला जो एरा था उसमें ये फैसिलिटीज नहीं थी ट्यून करने की, और 10-10 मिनट के गाने होते थे, 10-10 मिनट के गाने होते थे, पूरे एक गो में रिकॉर्ड होते थे। अगर आपने बीच में जरा सी गलती की, शुरू से करना पड़ता था। किसी एक ने गलती की, पूरा शुरू से आपको पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता था, और ट्यूनिंग की कोई गुंजाइश नहीं थी। आप उनकी 4-4 महीने उस एक गाने को रिकॉर्ड करने की रिहर्सल्स होती थी। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में भी अब वक्त की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, लेकिन मैं चाहती हूँ जाते जाते यूथ को क्या मैसेज देना चाहूंगी, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग यूथ, एंड हम तुम्हारे जो अपना सोलो नंबर है इल्लल्लाह, उस पर करेंगे। बिल्कुल। यूथ को मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ कि स्टार बनने की ख्वाहिश नहीं रखें, मेहनत करने की ख्वाहिश रखें। अगर आपको गाना पसंद है तो सीखें, पहले पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक सीखें, रियाज करें, प्रॉपर क्लास। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है अभी कराची में इस वक्त, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो आपको अच्छी चीज़ सिखा देंगे। उसमें नहीं रहे कि आप वायरल हो जाएंगे और फिर आप मशहूर हो जाएंगे, नहीं। मतलब ये लक है, आपका लक होगा तो हो भी जाएगा, लेकिन जब आपको मेन स्टेज पे बुला के गवाया जाएगा और आप नहीं गा सकेंगे तो वहाँ पर आपको जो है गिल्टी फील होगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप पहले से प्रिपेयर रहें उस लाइव परफॉर्मेंस के लिए, वायरल होने के लिए, और पहले से आप अपनी इतनी मेहनत करें कि आपको ये चीज़ फेस ही ना करने पड़े। देखिए, इस छोटी सी हमारी क्यूट सी मेहमान ने कितनी लॉजिकली बात की है कि सबसे पहले ये ज़हन में नहीं रखें कि फेमस होने, मशहूर होने। सबसे पहले आपने जो फील्ड जिसको आपने चूज़ किया है उसमें मेहनत करें, आगे बढ़ें, एक्सपीरियंस करें, और एक मोमेंट आता है कि अल्लाह ताला अपना करम करता है। थैंक यू सो मच निम्रा, सो नाइस ऑफ यू कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, मुझे वाकई बहुत मज़ा आया। जब दिल की बातें आप बाहर कर रहे होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। थैंक यू। और व्यूअर्स, हमें भी आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, लेकिन मैं निम्रा को सुने बगैर और आपके साथ इसकी आवाज़ का जादू शेयर करे बगैर निम्रा को नहीं जाने देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये है कहानी मेरे दिल की, जो हूँ सुनाने चला, सबने बताया, रास्ता दिखाया, फिर भी
कहता रहा, मेरा जी ना लगा, मैं उठा चल दिया। मैंने सजदे में गिर के जो दिल को सुना, तेरा नाम